सो इन लास्ट वीडियो वी लर्न कि पोस्ट मैपिंग कैसे काम करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे अपने स्प्रिंग बूट को और कैसे हम पोस्ट का डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो डेटाबेस में MySQL यूज़ करूँगा, तो आपको MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपके एप्लीकेशन में नहीं है तो ये मेरा MySQL है। मैंने इसके अंदर एक डेटाबेस बना रखा है बूट नाम से, और इसके अंदर हम एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाएंगे और देन वी कैन डू दैट। तो मैं अभी JPA का इस्तेमाल करूँगा, तो उससे मेरे को अलग से स्कीमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो JPA ऑटोमेटिक बना के दे देगा। तो उसके लिए हमको दो डिपेंडेंसी लगेंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो डिपेंडेंसी है वो हम pom.xml में डालते हैं, तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो सबसे पहला डिपेंडेंसी है JPA का। तो JPA बेसिकली ORM है। ORM का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी और डेटा की मैपिंग हो जाती है। ठीक है। तो जो भी हमें चीज़ डेटाबेस के अंदर करनी है वो हम कोड लेवल पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सेकंड डिपेंडेंसी है MySQL की। तो MySQL की जो क्लासेस वगैरह हैं जो कि जावा में रिटन है या फिर जावा के लिए रिक्वायर्ड है फॉर कनेक्शन, वो सब चीज़ें हमें इस वाली डिपेंडेंसी से मिल जाता है। और तीसरा डिपेंडेंसी जो मैंने ऐड किया हुआ है लर्मबुक। तो अभी तक हम लोग गेटर सेटर बनाने के लिए एक्सप्लिसिटली बना रहे थे उनको, और कंस्ट्रक्टर के लिए बाय यूजिंग दिस डिपेंडेंसी हमें सिर्फ एक एनोटेशन लिखना है और हमें वो सारे गेटर सेटर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट बीन इटसेल्फ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि JPA जो है वो डेटाबेस के अंदर वो क्लास बना देगा। तो सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कनेक्ट करने के लिए आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आना है। आपने ये डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद इसको सेव करना है, ठीक है। और एक बार आपको अपडेट करना है मेवन। मैंने पहले से कर रखा है तो कुछ डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, अदरवाइज़ अगर आप अपडेट करोगे तो सिंक दिखाएगा और यहाँ पे मेवन वो आइकन शो करेगा कि अपडेट हुआ है करके। ठीक है, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। यहाँ पे आपको लिखना है spring डॉट डेटा सोर्स डॉट URL। ठीक है, तो आपके डेटाबेस के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। MySQL के साथ जो रहता है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो वो है JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट, क्योंकि मैं लोकल से कनेक्ट कर रहा हूँ, कॉलन 3306 / अब जो मेरा डेटाबेस का नेम है, मेरा नेम है बूट। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये लोकल इंस्टांस है, 3306 मेरा पोर्ट है। ठीक है, बूट। अब इसका पासवर्ड स्प्रिंग, पहले यूज़र नेम ले लेते हैं, डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम। यूज़र नेम है मेरा रूट। ठीक है, पासवर्ड आपको देखना पड़ेगा कि आप केस में कोई इशू नहीं कर दो, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने एक पासवर्ड बना लिया है @931। ओके, और आपको एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक दिखा रहा है CJ.JDBC, एक बिना CJ वाला। तो जो नए वर्जन अपडेट हुए हैं उसके अंदर CJ आपको रिकमेंड करता है कि आप इसको यूज़ करो, और पुराने वर्जन के साथ ये नहीं चलेगा। तो नया वर्जन है तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और क्योंकि हम लोग JPA यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसका भी एक डिपेंडेंसी यूज़ करूँगा, जिससे कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेवल पे एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि DB में उसका एक क्लास बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए भी हमको एक एप्लीकेशन ऐड करनी पड़ेगी की। तो वो है spring.jpa डॉट, आई थिंक दैट इज़ जनरेट DDL ऑटो। ठीक है, इक्वल टू अपडेट। ये देखो इसमें लिखा हुआ है अपडेट द स्कीमा इफ़ नेसेसरी। ठीक है, अगर नन कर देंगे तो DDL जो हैंडलिंग है वो नहीं होगी। ड्रॉप करेंगे तो क्रिएट एंड देन डिस्ट्रॉय द स्कीमा एट द टाइम। ठीक है, हमको करना है कि अपडेट कर दो अगर कुछ चेंज करना है तो। क्रिएट में क्या है, क्रिएट द स्कीमा एंड डिस्ट्रॉय प्रीवियस डेटा। तो एक काम करते हैं,
क्रिएट कर देते हैं कि जो पुराना डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। लेट्स अपडेट ओके, क्योंकि अगर हम एक एपीआई चला दिया, फिर लगातार हम चला दिए, फिर अगली बार जब हम चलाएंगे रिस्टार्ट करेंगे तो फिर वो डिलीट हो जाएगा पूरा डेटा। तो अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। और इसके बाद में हमको स्टूडेंट पे जाना है। तो ये हमारा पुराना ऑब्जेक्ट था, देखो इसके अंदर गेटर सेटर्स है, मैं इनको हटा रहा हूँ अभी गेटर सेटर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने लंबोक यूज़ किया हुआ है तो उसका डिपेंडेंसी है डेटा, ठीक है। तो एट द रेट डेटा जब हम लिखेंगे, ठीक है, तो लंबो का आ गया। इसको लिखते ही हमको सारे गेटर सेटर बन गए, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी क्लीन कोड है। मतलब आपको ऐड नहीं करना, आपको डायरेक्टली पता है कि हाँ डेटा लगाए तो गेटर सेटर लग गए। ये वाला फील्ड मैंने नया ऐड किया है आईडी। अभी तक हम लोग नेम, क्लास नेम और रोल नंबर यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर आप मतलब MySQL के अंदर क्लास बनाओगे तो वहाँ पे एक यूनिक कॉलम रहना चाहिए। तो वो मैंने आईडी बनाया है और मैंने इसका जो डेटा टाइप रखा है वो लॉन्ग रखा है, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज है वो थोड़ी कम होती है, तो मैं चाह रहा था कि लॉन्ग रख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो एनोटेशन यूज़ होते हैं वो है सबसे पहला एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब ये है कि आप इसको एक मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको टेबल आपको बनाना है, और एक टेबल एनोटेशन भी है वो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको आईडी चाहिए, परसिस्टेंट एंटिटी स्टूडेंट शुड हैव प्राइमरी की। तो की के लिए जो एनोटेशन है वो है आईडी, ठीक है। अब जो आईडी है, ठीक है, इसको ऐड कर दिया हमने, लेकिन अब ये आईडी क्या है, ऑटो जनरेटेड नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इसको ऑटो जनरेटेड करने के लिए एक एनोटेशन है जनरेटेड वैल्यू, ठीक है। जनरेटेड वैल्यू का मतलब ये है कि ऑटो जनरेट करेगा, लेकिन इसके जो पैटर्न होता है ऑटो जनरेट करने का वो 2-3 पैटर्न्स होते हैं, तो हमको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी डेटाबेस डिपेंडेंट चीज़ है। तो इसके एक फील्ड होता है स्ट्रैटेजी करके, ये देखो। तो बेसिकली आप देखो तो जो आईडी ही है वो काफ़ी हमको हेल्प करता है। हम कुछ भी, आपको थोड़ा सा याद है, आप सजेशन आपको देगा और आप डायरेक्टली यूज़ कर लोगे। तो स्प्रिंग बूट तो आपका जो भी डेवलपमेंट है उसको फास्ट कर रहा है, लेकिन आईडी का हेल्प देखो आप, इवन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोड लिखते टाइम आपको कितना हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी, तो इसके अंदर स्ट्रैटेजी जनरेटेड सीक्वेंस जो है, जनरेटेड टाइप, ठीक है। जनरेटिंग टाइप देखो 2-3 टाइप हैं इसमें, ऑटो है, आइडेंटिटी है, सीक्वेंस है। तो जो सीक्वेंस और ऑटो है उसका हम यूज़ नहीं करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे तो जो टेबल है उसमें भी _SEQ यानी कि सीक्वेंस लिखा आएगा, और वो अलग से कॉलम बनाता है सीक्वेंस का। तो वो सब अभी हम नहीं करना चाह रहे, अभी हम आइडेंटिटी टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन सब के हमें कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो कॉलम बनाने के लिए एनोटेशन है कॉलम, ठीक है। तो ये कॉलम हम हर एक के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और एक और बात, अगर मान लो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना चाहते हो कुछ और, लेकिन टेबल के अंदर जो फील्ड बने वो कुछ और बने, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप नेम इक्वल टू, तो नेम डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पे आप नाम दे दो। जैसे यहाँ पे आप आईडी लिख रहे हो लेकिन आप मेन टेबल में चाहते हो स्टूडेंट आईडी लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके लिख दो। हम नहीं चाहते, हम आईडी चाहते हैं, तो इसको हटा देता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंटिटी लगाया, टेबल लगाया, डेटा लगाया। डेटा के साथ हमें कंस्ट्रक्टर नहीं मिलते हैं, तो कंस्ट्रक्टर नहीं है अभी अपने पास, तो कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो उसका एनोटेशन होता है नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। नो आर्क्स किसी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और ऑल आर्क्स और सारे आर्ग्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो एंटिटी बन गया, टेबल बन गया, सारे कॉलम बन गए, ठीक है। अब अपना इतना हो गया कि अपना डे भी बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी इसको एक बार चला लेते हैं, तो हम डेटाबेस के अंदर देखेंगे कि ये क्लास सॉरी टेबल बन के आया या नहीं बन के आया। तो मेन क्लास पे जाते हैं, रन करते हैं एक बार, देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। लंबुक रिक्वायर्ड, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो देखो अपने यहाँ काफ़ी सारे लॉग्स आए हैं अभी तो। हाँ ये देखो, ये वाली लाइन ज़रूरी है कि हाइबरनेट ORM कोर वर्जन ये वाला, ठीक है, ये यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखो हिकारी पूल, तो हिकारी पूल जो है, जो JPA हमने अभी ऐड करा है, डेटाबेस हम जो चला रहे हैं उसके अंदर हिकारी यूज़ होता है बैकएंड में, ठीक है, डेटा सोर्स।
तो उसी का ये बोल रहा है कि स्टार्ट हुआ है, फिर ये कंप्लीट हुआ है। और ये वाली हमने बेसिकली क्लास ऐड करी थी, ठीक है ना, cj.jdb से, राइट। तो उसका भी लॉग आया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो चुका है 8081 पे। एक बार देख लेते हैं कि क्लास बनी है या नहीं बनी, आई मीन टेबल। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। हाँ, तो रिफ्रेश करने पे देखो ये अपनी बन गई। इसके अंदर देखो आईडी, क्लास नेम, नेम, रोल नंबर। तो आप कन्वेंशन देखो कि रोल अंडरस्कोर नंबर है, ठीक है। और मैंने तो अंडरस्कोर नहीं लगाया था। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कैमल केस लिखते हैं ना, तो वो कैमल केस नहीं बनाता है उनके फील्ड्स के नेम, उसकी जगह पे वो अंडरस्कोर डाल देता है। तो यही एक पैटर्न होता है, मतलब ये कन्वेंशन टाइप है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को यूज़ करो, लेकिन डेटाबेस के नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं और जेपीए ने उसको इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। तो अपना क्लास बन गई। अब हम एक काम करते हैं, अपने जो कंट्रोलर है उसके अंदर हमारे पास डेटा जो आएगा उसको हमें डीवी में स्टोर कराना है। तो डीवी में स्टोर कराने के लिए जो जेपीए की फंक्शनैलिटी है उसी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक हमारे पास इंटरफेस है, जेपीए रिपोजिटरी एक इंटरफेस है, उसके अंदर हमारे पे मेथड होते हैं सेव वगैरह, तो हम उनका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक पैकेज बना लेते हैं जिससे कि वहाँ पे हम उसको कॉल कर पाएँ उस इंटरफेस को। तो मैं नाम दे देता हूँ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी नाम बेसिकली इसके लिए क्योंकि उसके पास सारे मेथड्स हैं। अगर हमें कुछ वैल्यूज़ कॉल करानी है डेटाबेस के अंदर तो वो भी उसके अंदर है। अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो उसके मेथड्स भी उसके अंदर अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने नाम रिपोजिटरी दिया। और मैं इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से स्टूडेंट रेपो, ठीक है। और ये इंटरफेस बनाया मैंने, सेलेक्ट कर लिया, एंटर। अब इसके अंदर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ जेपीए रिपोजिटरी, ठीक है। और इसके अंदर हमें की वैल्यू पेयर डालना पड़ेगा। तो और जो की जाती है वो जाता है ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की आप रिपोजिटरी बनाना चाहते हो तो वो है स्टूडेंट। और पेयर जाता है जो आपकी आईडी है, ठीक है, उसका टाइप। तो हमारी आईडी का टाइप लॉन्ग है तो मैं लॉन्ग डाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो एरर चली गई। हाँ, एक और बात कि अगर आप अपना खुद का मेथड ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक पब्लिक। और आप रिटर्न टाइप मान लो स्टूडेंट का सिंगल ऑब्जेक्ट आप कोई ले रहे हो, आप लेना चाहते हो, सो लेट से गेट स्टूडेंट बाय लेट से नेम, ठीक है। तो वो आप करके आप स्ट्रिंग नेम पास कर दो। तो ये आपका एक मेथड बन गया जो कि पहले से नहीं था, आपने बनाया है। तो अभी तो नहीं हम बना रहे, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। तो जस्ट फॉर हिंट कि आप कैसे आप अपना मेथड ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये वाले इंटरफेस का यूज़ करके हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रिंग बूट के अंदर, दैट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है आप न्यू कीवर्ड का यूज़ मत करो। जैसे लेट्स से क्लास नेम ऑब्जेक्ट उसका इक्वल टू न्यू, फिर एक क्लास नेम, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आपने न्यू कीवर्ड लगाया, इसका मतलब क्या है, अभी ऑब्जेक्ट जो है वो डिपेंडेंट हो गया इस वाले पर्टिकुलर क्लास के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कपलिंग इंक्रीज हो गई। और डेवलपमेंट में बोला जाता है कि कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बता देते हैं कि भाई मेरे को जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो यहाँ से आएगा, इनिशियलाइजेशन उसका, और मैं उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को इस वाले फील्ड पे मेरे को इनिशियलाइजेशन दे देना, ठीक है। तो उसको पता कैसे चलेगा, इसके लिए एनोटेशन है रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी से क्या होगा कि स्प्रिंग को पता होगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का मेरे पास इनिशियलाइजेशन मेरे को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड करना कहाँ पे है, मेरे को करना है कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइवेट, ठीक है, स्टूडेंट रेपो, स्टूडेंट रेपो। इस वेरिएबल को मेरे को इनिशियलाइज करना है उस रिपोजिटरी से। तो उसे पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक एनोटेशन है, वो है ऑटो वायर्ड। तो ऑटो वायर्ड कैसे काम करेगा, स्प्रिंग देखेगा कि ये ऑटो वायर्ड फील्ड है, ठीक है, इसको मेरे को इनिशियलाइज करना है। और इनिशियलाइजेशन कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो एक तो रिपोजिटरी का एनोटेशन है, दूसरा एनोटेशन है सर्विस, एक और है कंपोनेंट। तो अगर ये एनोटेशन है तो ये इनिशियलाइज करेंगे, और किसको इनिशियलाइज करेंगे, जो भी फील्ड ऑटो वायर्ड करके सेट होगा, ठीक है। तो पाथ थोड़ा हमने बदला हुआ है शायद, API v1
और ये है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा आया। डेटा आने के बाद हम उसको रिटर्न नहीं कर रहे, हम स्टूडेंट रेपो को कॉल करते हैं। इसके अंदर एक सेव मेथड है। ठीक है, सेव मेथड क्या करेगा, हमारे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब एक काम और करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो 200 है वो हमें पोस्टमैन से हर एपीआई के लिए मिलेगा, लेकिन अगर हमें चेंज करना है 201 करना है या कुछ और करना है, जैसे यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं वैल्यूज़, तो दैट विल बी 201, राइट। तो हमें वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करते, जो रिटर्न कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, वो स्प्रिंग की एक क्लास है, तो मैंने इसको डाल दिया रिटर्न में। मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक है, डायमंड। तो डायमंड बेसिकली जेनेरिक होता है, तो मैंने अभी कुछ पास नहीं किया उसके अंदर। इसके अंदर मैं बॉडी और इसका टाइप पास कर सकता हूँ। तो बॉडी में मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट और टाइप में मैं HTTP मेथड स्टेटस कोड। ठीक है, HTTP स्टेटस कोड डॉट। तो मैं क्योंकि क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने बोला था कि 201, तो 201 का मतलब होता है क्रिएटेड, तो मैंने वो पास कर दिया। इसको वैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इंटेलिजेंट में ऑटो सेव होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक्लिप्स यूज़ करता था उसके अंदर आपको सेव करना पड़ता है अगर आप उसको यूज़ करोगे तो लेट मी रीस्टार्ट दिस। ठीक है, तो वो सब कुछ चला, हिकारी चल गया, सब कुछ चल गया। अब हम इस एपीआई का पोस्ट कॉल करते हैं, तो पोस्टमैन निकालते हैं। तो पोस्टमैन में हमारा API 8081 पे हमारा इंस्टेंस क्या है, सॉरी पोर्ट, दैट इज़ 8081। ठीक है, पोर्ट सही है, API भी ठीक है। डेटा नेम, क्लास नेम, रोल नंबर, फील्ड्स सही हैं क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट की फील्ड है, राइट। तो हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसके बाद वो डेटाबेस में जाके स्टोर करेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे 500 आया हुआ है, पुराना है, अभी चला के देखते हैं। तो अब देखो 201 क्रिएटेड आया। ठीक है, और आपको आईडी मिला 1। वैल्यू नल पास करी है इसलिए नल गया है, नाम दे देते हैं थोड़ा, नल सही नहीं लगता। फर्स्ट, या फिर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का कोई नाम राम। ठीक है, ये किया तो ID 2। डेटाबेस में देखते हैं एंट्री गई है या नहीं गई है। ठीक है, ये स्टूडेंट वाली क्लास है, इसको रन किया, ये देखो फर्स्ट पे 678 राम, ये फिर को डालते हैं। चलो लेट्स से श्याम, SHYAM, क्लास नेम दे देते हैं सेकंड, रोल नंबर को छोटा कर देते हैं, लेट इट इज़ 2, सेंड। ठीक है, तो ये भी चला गया। अब एक काम करते हैं, गेट बनाते हैं। ठीक है, हमने पोस्ट बना दिया, अब एक गेट बनाते हैं। तो ये अपना ये वाला गेट मैपिंग है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पाथ वेरिएबल है ये, तो लेट इट बी। इसको स्ट्रिंग बना, तो स्ट्रिंग, इसको इंटीजर बना देते हैं, काम करते हैं। तो हम वैल्यूज़ फैच कैसे कर सकते हैं, बाय आईडी फैच कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको आईडी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आईडी, आईडी कॉमा पोस्ट को हटा दिया। तो अभी यहाँ पे मैपिंग क्या बनेगी, API v1 आईडी आप डालो। इसका नाम रख देता हूँ मैं गेट स्टूडेंट। ठीक है, रिटर्न टाइप भी रिस्पॉन्स एंटिटी बना देते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया था अपना स्टूडेंट रेपो, इसके अंदर एक मेथड होता है फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी। ठीक है, इसके अंदर में ये इंटीजर नहीं लॉन्ग होगा क्योंकि मेरी जो आईडी है वो लॉन्ग है, तो मैं लॉन्ग लिख के आईडी डाल दिया। तो मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स मेरा क्या होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि मैं सिंगल आईडी से ढूंढ रहा हूँ। तो मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ कहीं पे, स्टूडेंट स्टूडेंट इक्वल। ठीक है, एरर क्या आ रहा है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल बना लेते हैं। ऑप्शनल बेसिकली इंटरफेस है जो सिंगल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसमें रिटर्न कर देते हैं हम सेम, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी डायमंड, बॉडी में अपना स्टूडेंट कॉमा। अब क्योंकि ये 200 जाएगा, ये कुछ सिर्फ सिंगल फैच है, तो HTTP स्टेटस डॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड होता है 200। ठीक है, ये तो रिस्टार्ट करते हैं।
API V1। देखो अभी हमने रीस्टार्ट किया है, आपको वो प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने उसको अपडेट किया था। मतलब उसकी वैल्यू मैं दिखा देता हूँ एक बार। वेयर इज इट, रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे अपडेट किया था। अपडेट का मतलब ये था कि पुराना डेटा डिलीट नहीं करेगा। एक बार चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर, लेट इट रन। ठीक है, हमारे पास सारा डेटा है। तो पोस्टमैन में जाते हैं, तो अभी हमारा गेट API है, API V1, और यहाँ पे मेरे को आईडी डालनी है, तो मैं 2 डालता हूँ, कॉल करता हूँ। देखो मेरे को डेटा मिल गया 202, सॉरी दैट इज़ फॉर प्रोसेसिंग बट द रिस्पॉन्स हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। ओके, सो शायद हमने गलत यूज़ कर लिया, एक्सेप्टेड। और 200 देखते हैं। रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, मतलब आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो उसके हिसाब से फ्रंट एंड वाले को पता रहता है कि वो सही API दिया है आपने या उसको गलत दिया है। वैसे ओके होगा शायद। एक्सेप्टेड, क्रिएटेड, बैड रिक्वेस्ट, बैड गेटवे ऑलरेडी रिपोर्टेड, कंटिन्यू, फाउंड, वेयर इज इट। ओके, हाँ ओके है। ठीक है, तो आई गॉट कंफ्यूज ओवर देयर। तो ये जो हम बार बार रन कर रहे हैं ना, इसके लिए भी एक डिपेंडेंसी होती है डेव टूल। अभी यूज़ नहीं किया, अगली वीडियो हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब एक बार चलाते हैं। ओके, 200 हमें मिल रहा है, हमको वहाँ डेटा मिल रहा है। 3 के लिए चलाते हैं, 3 के लिए डेटा मिल गया। 1 के लिए चलाते हैं, 1 के लिए डेटा मिल गया। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हमने अभी पोस्ट चलाया था, ये पोस्ट है हमारा। अच्छा, हमें बॉडी रिक्वायर्ड नहीं थी, हम जो बॉडी चला रहे थे इसको हटा भी देंगे ना। लेट मी कट इट, और चलाएंगे तो बॉडी रिक्वायर्ड नहीं है, बस पाथ जा रहा है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। तो इसको पोस्ट करते हैं, V1 ऐड, यही है अपना पोस्ट पे, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पोस्टमैन आपने यूज़ कराया तो यहाँ के अंदर आप कलेक्शन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रखा है स्टूडेंट APIs, तो इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ऐड कलेक्शन। ओ आई थिंक वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है शायद, इसीलिए कुछ इशू दे रहा है। ठीक है, बाद में कर लेंगे उस चीज़ को, बड़ी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि पोस्ट है, और जैसे नेम हम कुछ भी दे देते हैं, लाइक नल हम लोग अभी दे रहे थे, राइट। नल दिया, क्लास नेम मैंने नल दिया। ठीक है, और ये जाके स्टोर भी हो गया। लेकिन आप देखो यार कि वैलिडेशन होनी चाहिए ना यार, कि मतलब कुछ भी वैल्यू जाके स्टोर नहीं हो जानी चाहिए ना, फिर तो वो API गलत है। कोई भी कुछ भी वैल्यू दे देगा और जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक तरीका क्या है कि मेरे को यहाँ पे डेटा मिल रहा है पोस्ट में, मैं इस डेटा को वेरीफाई करूँ कि ये डेटा सही डेटा है या नहीं है। ठीक है, इसमें सारी फील्ड्स हैं कि नहीं है। दूसरा एक तरीका है जो कि जावा का कॉन्सेप्ट है, मतलब वैलिडेशन के लिए। तो उसके अंदर हमको एक एक्सप्लिसिटली एक डिपेंडेंसी का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वैलिडेट समथिंग। सो आई डू हैव दैट डिपेंडेंसी, मेरे पास है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। उसको ऐड करते हैं, देन वी विल चेक। ओके, तो ये रहा स्टार्टर वैलिडेशन। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये पाथ है ऊपर, उसको भी कर लेता हूँ। अब पाथ एज अ कमेंट आप ऐड कर दीजिए जब भी आप pom.xml में ऐड करो। तो क्योंकि प्रोडक्शन में होता यह है कि गलती से अगर आपने कोई करप्टेड डिपेंडेंसी ऐड कर दिया तो उसका पाथ रहेगा। तो अगर आपने पाथ डाला है देन यू विल बी सेफ, कि मैं पाथ डाल चुका हूँ, यू कैन चेक इज इट करेक्ट और नॉट। क्योंकि जब वो रिव्यू करते हैं आपका कोड, तो दे विल चेक कि कहाँ से आपने यूज़ करा है। ठीक है, तो ये मैंने एक नया डिपेंडेंसी ऐड किया। मैंने ये इसको फिर मैंने बताया था कि जब भी आप नया डिपेंडेंसी ऐड करो, आप मेवन अपडेट करो। तो पहले से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक बार मेवन अपडेट करते हैं, मेवन रीलोड प्रोजेक्ट। ठीक है, रीलोड हो रहा है, सिंक हो गया। ओके, ऑल सेट। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी ऐड किया ना डिपेंडेंसी, ये अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करोगे ना, उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, वो आपको वेब के साथ मिलता है। लेकिन नए वर्जन में आपको वो एक्सप्लिसिटली ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए
आपको जो ऐड करना है, ठीक है, वैल्यूज़ आप चाहते हो यार कि नेम कभी नल नहीं होना चाहिए और क्लास नेम भी नल नहीं होना चाहिए, एंड रोल नंबर की जो वैल्यू है वो कुछ डिफाइंड होनी चाहिए। हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है तो दिक्कत ये है। तो स्ट्रिंग की जगह पे अगर हम इंटीजर लेते तो हम मैक्स में ऐड कर सकते थे। अभी सिर्फ मान लेते हैं ब्लैंक नहीं होना चाहिए एटलीस्ट वो। तो नेम शुड नॉट बी लाइक नल नहीं होना चाहिए, तो उसके जो एनोटेशन है वो है नॉट नल, ठीक है। क्लास नेम शुड बी समथिंग, राइट। तो क्लास नेम में ब्लैंक बोल देता हूँ कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये है कि नल भी नहीं होगा और एम्प्टी भी नहीं होगा, ठीक है। सेम वी विल डू फॉर रोल नंबर। नेम का मैंने ब्लैंक इसलिए नहीं लिखा है कि मान लो कोई स्पेस देना चाहता है, वी आर गिविंग फ्रीडम, ओके। तो मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे नॉट ब्लैंक, और ये हमने उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जो हमें रिसीव होने वाला है, ठीक है। और हमको एक वैलिडेशन लगाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर में, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मिलेगा ना। तो यहाँ पे जो वैलिडेशन है वो है हमारा वैलिड, ठीक है। तो वैलिड एनोटेशन ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंपोर्ट हो गया। अभी अगर आप इसको नल वैल्यू दोगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो स्टार्ट हो गया, वेयर इज पोस्टमैन, हियर इट इज़। अब मैं इसको नल एक एक नल करता हूँ मैं अभी। क्लास नेम में दे देता हूँ इसको कुछ, लेट्स से सेकंड, ठीक है। तो बोल रहा है देखो बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि लॉग्स में क्या हुआ है। लॉग्स में ये देखो बोल रहा है जेसन पार्सर एरर, नेम इज़ मार्क्ड नॉट नल बट इज़ नल, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि ये लॉग्स में आ रहा है और आपको मिल रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट। आपको प्रॉपर एक स्टेटमेंट आना चाहिए, राइट, कि ये गलत है, ठीक है। और आई एम स्टिल थिंकिंग लाइक 400 बैड रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि उसके लिए एक मैपिंग वी नीड टू डू। एक काम करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट भी नल करते हैं, देन वी विल चेक। ओके, सो स्टिल इट इज़ कमिंग लाइक दिस। सो आप सोचो कि 400 बैड रिक्वेस्ट आया, लेकिन अगर आपके पास रिस्पॉन्स डेडिकेटेडली आए कि भाई ये वाला फील्ड आपने नल दिया है, ये नल मत दो आप, ठीक है। तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, आप इसमें जाओ, आपने नॉट नल डाला है, इसके अंदर एक पैरामीटर है दैट इज़ नेम, सॉरी मैसेज, नॉट नेम, ठीक है। मैसेज में आप लिख दो लेट्स से कैन रिजॉल्व मैसेज, वाई, मैसेज ही होता है, नेम शुड नॉट बी null, why it's giving like this, so for message let's check the actions। oh sorry, I think I forgot the name of that variable, let it be, like अभी के लिए हटा देते हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि हमने इतना कर दिया, हमको जो नेम आ रहा है ना, नेम इज़ मार्क्ड नॉट नल बट इट इज़ नल, तो ये हमको जो एक्सेप्शन आ रहा है वो हमको लॉग्स में आ रहा है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसको वैलिडेट कर पाएँ और प्रॉपर इस एक्सेप्शन को, क्योंकि ये एक्सेप्शन आया हुआ है हमको, लाइक ये इट इज़ शोइंग लाइक वार्निंग, बट आप लॉग्स में देखो सो इट इज़ अ एक्सेप्शन। वार्निंग वो दे रहा है कि कोई हाई लेवल एक्सेप्शन नहीं है, तो एज अ वार्निंग से उसका काम चल गया है। लेकिन फ्रंट एंड में जब एपीआई को हिट कर रहे हैं देन वी शुड नो कि हमने ये दिक्कत क्या दी है, क्यों हमें ये 400 बैड रिक्वेस्ट आया है। तो अगली वीडियो में इसी को देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं बेसिकली जावा के अंदर। तो अगले केस में कुछ सिनेरियोस दिखेंगे जहाँ पे एक्सेप्शन आएगा और फिर उसे हम हैंडल करेंगे कि कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो ओके देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके देन बाय।